एशियन पेंट्स पेंटिंग की दुनिया में एक ऐसा बड़ा नाम जिसे शायद ही किसी ने ना सुना हो। इसकी टैगलाइन हर घर कुछ कहता है को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये कंपनी ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की लीडिंग पेंट कंपनीज में से एक है। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा कलरफुल रहने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता एंड इस चैनल पर हम बिजनेस केस स्टडीज और फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड। एक ऐसा पेंट बिजनेस जिसे चार दोस्तों ने छोटे से गैराज से शुरू करके भारत की पेंट इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। तो अब कहानी शुरू होती है 1942 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और क्विट इंडिया मूवमेंट बस शुरू ही हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से भारत में पेंट के इंपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया था। तो इस पेंट इंपोर्ट के बैन से लगभग कुछ ही महीने पहले 1 फरवरी 1942 को मुंबई के एक छोटे से गैराज से मिस्टर चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने पेंट की एक कंपनी को स्टार्ट किया, जिसे इस इंपोर्ट बैन से मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और जिसकी आज 2023 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि बाकी लीडिंग पेंट कंपनीज जैसे बर्जर पेंट, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, एक्सो नोबल सभी के 12 महीने के प्रॉफिट को यदि हम जोड़ भी दें तो भी इनका प्रॉफिट एशियन पेंट्स के प्रॉफिट से कम ही बैठेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक इस कंपनी के नाम पर 49 पेटेंट्स हैं और ये कंपनी मुंबई से शुरू होकर आज एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पैसिफिक ओशियन की लगभग 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए है। इसके अलावा कंपनी के पास खुद के 1.5 लाख से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं, 2,40,000 से ज्यादा बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स और 20,000 से ज्यादा सप्लायर बेस है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे चंपकलाल चौकसी ने मुंबई के एक छोटे से गैराज से निकलकर इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में तब्दील किया है। मिस्टर चंपकलाल चौकसी मार्केट रिसर्च में काफी ज्यादा माहिर थे। वो मार्केट के ट्रेंड को रीड किया करते थे और उसी के बेसिस पर अपने डिसीजंस लिया करते थे। तो 1942 में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मार्केट की रिसर्च की और उन्हें पता चला कि पेंट इंडस्ट्री में मार्केट में 2 सेगमेंट्स अवेलेबल है। पहला इंडस्ट्रियल सेगमेंट और दूसरा डेकोरेटिव रिटेल सेगमेंट्स। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्राई करने पर उन्हें पता चला कि ये सेक्टर जो है प्राइस ड्राइवन सेक्टर है। तो इस सेक्टर में ऑलरेडी जो लो प्राइस ऑफरिंग कंपनीज है वही टिके रह सकती हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स अभी न्यूली एस्टेब्लिश्ड फर्म था, वो बहुत ज्यादा लो प्राइस ऑफर नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने इंडस्ट्रियल मार्केट को छोड़कर अब डेकोरेटिव रिटेल सेगमेंट को चूज किया। उस वक्त भारत में पेंट इंडस्ट्री में कुछ फॉरेन कंपनीज और भारत से सिर्फ शालीमार पेंट्स ही मेजर प्लेयर्स का रोल प्ले करते थे, जिनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑलरेडी बने हुए थे। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एशियन पेंट्स को मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो कंपनी ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव सिंगली में अपनी पहली डीलरशिप ओपन की। उस डीलरशिप का फायदा ये था कि कंपनी डायरेक्ट शॉपकीपर्स से डील कर पा रही थी। शॉपकीपर्स के लिए भी एक बहुत प्राउड की बात थी कि कंपनी डायरेक्ट आके उनसे डील कर पा रही है, तो एक इमोशनल कनेक्टिविटी बन गई थी। इस तरह धीरे धीरे मार्केट में ग्रो करते हुए, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए चंपकलाल चौकसी को पता चला कि जो तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल होता है, महाराष्ट्र में पोला फेस्टिवल होता है, इन दोनों ही फेस्टिवल्स में बैलों की पूजा की जाती है और एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके सींगों को कलर किया जाता है, उनके सींगों पर पेंट किया जाता है। लेकिन क्योंकि बैल पूरा टाइम धूल मिट्टी और कीचड़ में रहते हैं, तो उस पेंट की क्वालिटी का प्रीमियम होना और लॉन्ग लास्टिंग होना जरूरी था। दूसरी तरफ इन फेस्टिवल्स पर लोग घरों को पेंट करें ना करें, लेकिन घरों के मेन डोर्स को और दहलीज को जरूर पेंट किया करते थे। तब एशियन पेंट्स ने छोटे छोटे पैक्स बनाकर छोटे छोटे बॉक्सेस में पेंट को सेल करना शुरू किया, जिससे फायदा ये हुआ कि कम कॉस्ट पर इजीली पेंट अवेलेबल हो जाया करता था और वेस्टेज भी बहुत कम हुआ करती थी। तो अब जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे पेंट के बॉक्सेस बेचकर तो कोई कंपनी मार्केट लीडर नहीं बन सकती। तब मार्केट में पता चला कि पेंट इंडस्ट्री में 2 मेजर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पहला ड्राई डिस्टेम्पर और दूसरा प्लास्टिक इमल्जन। ड्राई डिस्टेम्पर जो कि काफी सस्ता है, लेकिन वो एक बार कपड़ों पर चिपक जाए तो उसको वॉश करना आसान नहीं है। दूसरा, उसकी स्मेल काफी ज्यादा खराब थी और यदि कपड़े किसी दीवार पर लग जाए तो सारा पेंट कपड़ों पर आ जाया करता था। दूसरी तरफ प्लास्टिक इमल्शन, जो इसमें कि ये सारे ड्रॉबैक्स नहीं थे, लेकिन ये ड्राई डिस्टेम्पर के देखते 5 गुने से भी ज्यादा प्राइस पर अवेलेबल था मार्केट में। तो नॉर्मल लोगों के लिए उसको यूज करना उतना ज्यादा फिजिबल नहीं था। ऐसी कंडीशन को देखते हुए एक अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट्स को मिली इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट लॉन्च करने की। वो प्रोडक्ट ऐसा था कि रेट में भी काफी ज्यादा नॉर्मल था और जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई थी, जिसका उन्होंने नाम रखा ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। और उन्होंने एक टैगलाइन भी यूज की,
डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। इस टैगलाइन के साथ ये प्रोडक्ट काफी मार्केट में लोकप्रिय हुआ और देखते देखते कंपनी ने 1952 में 23 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया 2% प्रॉफिट मार्जिन के साथ, जो प्रॉफिट मार्जिन आज 20% के कैगर के साथ में बढ़ रहा है। तो यदि किसी ने सन 2000 में 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स में लगाए होते तो आज उस 1 लाख रुपए की कीमत 1.89 करोड़ से भी ज्यादा होती। तो इस तरह कंपनी ने धीरे धीरे ग्रो करते करते 1954 में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई में सेटअप की। और ये कार्टून आपने कई बार देखा होगा एशियन पेंट के एडवर्टीजमेंट में, इसे उसने अपना मैस्कॉट चूज किया। इसका नाम है गट्टू, जिसे मिस्टर आर.के. लक्ष्मण जो एक आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाया था एशियन पेंट्स के एडवर्टीजमेंट के लिए। और धीरे धीरे देखते देखते ये कार्टून कैरेक्टर एशियन पेंट की पहचान बन गया। अब इतने सारे स्ट्रगल्स के साथ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ ये कंपनी मात्र 25 सालों में 1967 में अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर के तौर पर सामने आई और उसने अपना आईपीओ प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया। और उसके कुछ टाइम के बाद ही हर घर कुछ कहता है कि टैगलाइन के साथ ये कंपनी लोगों के इमोशन से कनेक्ट कर पाई और पूरे ही मार्केट में काफी ज्यादा लोकप्रिय बन गई। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। तो एशियन पेंट्स ना सिर्फ प्रोडक्ट्स में डील करता है बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी उसने काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ में अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया और 1970 में 8 करोड़ रुपए में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर एशियन पेंट्स लेकर आया। ये एक ऐसा टाइम था कि उस वक्त भारत की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त भी एशियन पेंट्स टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट के बारे में सोच रहा था। इस कंप्यूटर से एक फायदा ये हुआ कि जितने भी ऑर्डर्स थे मार्केट सेगमेंट के बारे में, ट्रेंड के बारे में, किस एरिया में कितने पेंट का किस टाइप का ऑर्डर है, इसके बारे में कंपनी को पता चलता रहता था। उन्हें काफी ज्यादा हेल्प हुई अपने प्रोडक्ट और सप्लाई चेन को मैनेज करने में। ना सिर्फ 1970s में बल्कि आज भी कंपनी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा बिलीव करती है और कंपनी की वेबसाइट पर एक बजट पेंट कैलकुलेटर भी है जिसे आम जनता कभी भी यूज कर सकती है और अपने पेंट के बजट को मैनेज कर सकती है। तो इस तरह मार्केट और कस्टमर्स की नीड को समझकर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में कंपनी मार्केट लीडर बन चुकी है। अब अच्छी बात यह है कि एशियन पेंट का बिजनेस ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है और 60 से ज्यादा कंट्रीज में एशियन पेंट्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और 28 से ज्यादा कंट्रीज में एशियन पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसमें कि 11 फैसिलिटीज भारत में और 17 फैसिलिटीज भारत के बाहर अवेलेबल है। तो चलिए इसके साथ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एशियन पेंट्स के, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये वीडियो देख रहा हो तो उसको अपने साउंड डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो इस वक्त 3.14 करोड़ से भी ज्यादा है। उसके अलावा जो कंपनी का पी रेशो है वो है 67 इस वक्त। तो जरा कंपनी का मीडियन पी देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि इस वक्त ये शेयर प्राइस महंगा है या फिर रीजनेबल रेट पर है। तो जो कंपनी का पी है वो यहाँ से हमें पता चल सकता है 76.4 है और जो फिलहाल पी है कंपनी का वो है 67। तो 67 पी जो है वो मीडियन पी से कम है। तो इस तरीके से जो कंपनी का प्राइस है वो रीजनेबल माना जा सकता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। उसके अलावा यदि हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो जो सेल्स है कंपनी की वो लास्ट जून क्वार्टर से बढ़ गई है और कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत माइनर से बढ़े हैं, 7051 से 7061 हो गए हैं। उसके अलावा जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी अच्छे रेंज से बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 18% से 23% हो गया। तो ये सारे रिजल्ट काफी अच्छे दिखाई देते हैं। उसके अलावा यदि हम नेट प्रॉफिट देखें फाइनली, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1036 से बढ़कर 1575 हो चुका है। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो इंटैक्ट है। रिजर्व्स जो हैं कंपनी के वो काफी अच्छे रेट से बढ़े हैं, 13,000 से 15,000 हो गए हैं। कंपनी ने बोरोइंग भी बढ़ाई है, 15,000 से 19,000 के आसपास बोरोइंग हो चुकी हैं। तो बोरोइंग बढ़ गई है कंपनी की। उसके अलावा कुछ अदर लाइबिलिटीज भी कंपनी ने बढ़ाई हैं। इसके अलावा यदि हम फिक्स्ड एसेट देखें तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में भी बढ़त देखने को मिलती है। उसके अलावा एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस था कंपनी का वो 426 था लास्ट ईयर, जो कि अब 1000
20 हो चुका है। तो जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं और जो लाइबिलिटीज बढ़ी हैं, ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस को क्रिएट करने के लिए और कुछ फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए उन्होंने ये अमाउंट यूज किया होगा। उसके अलावा यदि हम कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 52% यानी कि 50% से ज्यादा होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा साइन है। और FIIs और DIIs ने लास्ट क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है कंपनी के अंदर। उसके अलावा यदि हम पीयर्स की बात करें, जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है, बर्जर पेंट, कंसाइन एरोलैक, एक्सो नोबेल, इंडिगो पेंट्स, इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। इन सब का प्रॉफिट यदि हम मिला लें तो भी कंपनी का एशियन पेंट का जो लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से कंपनी की ओवरऑल स्थिति हमने यहाँ पर देखी। तो इसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एडवाइस नहीं है। तो अब फाइनेंशियल्स को समझने के बाद आई एम गोइंग टू असेंबल 3 की पॉइंट्स हियर जो एशियन पेंट्स को इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सक्सेसफुल वेंचर बनाते हैं। तो जो पहला की पॉइंट है एशियन पेंट का, वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हम अब पूरी स्टोरी से ये पता लगा ही चुके हैं कि एशियन पेंट्स काफी ज्यादा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में मार्केट में आता रहता है, लीड करता रहता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कस्टमर की नीड के हिसाब से मार्केट में लाता है और लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर पाता है। इसके साथ काफी ज्यादा DIY टूल्स एशियन पेंट यूज करता है और उसने डिफरेंट कंपनीज के साथ में टाई अप करके मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर बाथरूम, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके फील्ड में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है एशियन पेंट की मार्केट में लीडिंग रोल में बने रहने की। दूसरा जो की पॉइंट है वो है एशियन पेंट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है जितनी कम से कम इन्वेंट्री आप अपने वेयर हाउस में रखते हैं, जितना माल होता है उसको जल्दी से जल्दी सेल करके कैश में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर होता है वो एशियन पेंट्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से निभाता है। तो अब जो थर्ड की पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो एशियन पेंट्स जो है वो डायरेक्ट टू डीलर मॉडल पर काम करता है। एशियन पेंट्स के पास खुद के 70,000 से ज्यादा डीलर्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री जो सीधे कस्टमर्स को सेल करते हैं। और इससे एक फायदा ये हुआ कि जितने भी बीच के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे, रिटेलर्स, होलसेलर्स, उन सभी को हटाकर काफी ज्यादा कॉस्ट बचाई गई, टाइम सेव किया गया। और अब टाइम और कॉस्ट को और ज्यादा सेव करने के लिए और स्टोरेज कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए कंपनी दिन में कम से कम 3 से 4 बार डीलर्स को माल फिल करवाती है और डीलर्स उनको आगे कस्टमर को सप्लाई करवाते हैं। तो इस तरीके से टाइम की भी बचत होती है, कॉस्ट की भी बचत होती है, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ती डीलर को और कंपनी को। तो इस तरीके से इस पूरी बिजनेस स्टडी से आज हमें ये पता चला कि कोई भी कंपनी जो मार्केट लीडर है आज, उसने कहीं ना कहीं जीरो से शुरू किया है। तो एनी हाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे ग्रो करके एक लीडिंग सेगमेंट बना सकते हैं। उसके अलावा आपको मार्केट पर ध्यान देना है, मार्केट की ट्रेंड को समझना है, कस्टमर्स की नीड को समझना है। इसके अलावा प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी पूरा ध्यान देना है, तभी आप मार्केट में लीडिंग रोल में बने रह सकते हैं। मार्केट लीडर बनना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उस मार्केट लीडर के टैग को पिछले 60 सालों से बनाए रखना उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। तो आज की सक्सेस स्टोरी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो यदि कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।